नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने कार्बेट टाइगर रिजर्व में किया पौधरोपण, ढीला और तराई जोन का किया भ्रमण, कहा वन और जीव हमारी अमूल्य धरोहर। उत्तराखंड में टूरिज्म और इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही सरकार, पर्यटन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ने ली अधिकारियों की बैठक। टूल प्लाजा के पास गंदगी देखकर जताई नाराजगी। डोईवाला के क्रेशर में नाबालिग के फांसी लगाने का मामला, पुलिस 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच जारी। मसूरी से दिल दहलाने वाला हादसा, गज्जी बैंड के पास स्कूटी अनियंत्रित होकर टकराई, खाई में गिरी युवती, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निकाला बाहर। और उत्तराखंड के 4 जिलों में आज बारिश की चेतावनी, गरज चमक के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को कार्बेट टाइगर रिजर्व पहुंचे, जहां उन्होंने फलदार पौधों का रोपण किया है। इससे पहले उन्होंने ढीला और तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटू जोन का भ्रमण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वन और वन्यजीव हमारी अमूल्य धरोहर हैं, इन्हें संरक्षित करना हमारा कर्तव्य। ये पर्यटन की रीढ़ है और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित हो रहा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 40 डिवीजनों में फलदार पौधे का रोपण किया जाएगा, ताकि मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को कम किया जा सके। देखिए, ये जो हमारा कार्बेट रिजर्व है, ये अपने आप में विश्व विख्यात स्थान है और बड़ी संख्या में यहाँ वाइल्ड लाइफ है और उनका संरक्षण भी होना चाहिए, संवर्धन भी होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण से हमारे राज्य में बहुत बड़ा पर्यटन आता है, बहुत बड़ा रोजगार चलता है। इसके लिए हमने एक इकोसिस्टम यहाँ बना रहे और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके कारण से मानव वन्य जीव संघर्ष अक्सर हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती होता है। तो आज हमने ये प्रयास किया है कि जो राज्य के अंदर 40 डिवीजन है हमारे फॉरेस्ट विभाग के 40 डिवीजन, उन 40 के 40 डिवीजनों में हम फलदार पेड़ लगाएंगे। जैसे एक पेड़ माँ के नाम, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है पूरे देश के लिए, मैंने भी अपनी माँ के नाम से यहाँ भी पेड़ लगाया है। देहरादून के सांस्कृतिक प्रेक्षागृह में संस्कृत साहित्य और कला परिषद ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पर संगोष्ठी और हरेला के महापर्व पर एक पेड़ मां के नाम आयोजन किया। इस अवसर पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर संस्कृत साहित्य और कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने गणमान्य लोगों को शॉल उड़ाकर और गुलदस्ता देकर स्वागत किया है। इस अवसर पर मधु भट्ट ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस पर फलदार पौधों का वितरण किया जाएगा। साथ ही संस्कृति विभाग के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरेला पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही में जो हरेला हमारा
लोक पर्व है उत्तराखंड का, उसका हरेला महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और इसमें फलदार पौधों का वितरण किया जाएगा। और बहुत सारी संस्थाएं जो हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो संस्थाएं जो यहाँ से पौधे लेकर जाएंगी वो अपने अपने घरों में और विभिन्न मतलब जो जहाँ खाली स्थान है वहाँ पर उन पौधों का रोपण किया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे वर्ष भर हमारा चलने वाला जो ये हरेला महापर्व है। पिछली बार भी हमने जो पौधे लगाए थे इस बार वो फल भी देने लगे हैं। उम्मीद है इस बार हाइब्रिड पौधे आए हैं तो जरूर बिल्कुल ये फलदार उत्तराखंड का एक अलग नाम होगा कि जो जिसमें कि हरियाली जिस प्रकार से हमारे पूरे उत्तराखंड की एक देवभूमि की पहचान है। आने वाले समय में ये फलदार जो है फलों के रूप में भी ये राज्य जाना जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। राज्य निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार का कहना है कि जिस प्रकार से मौसम का मिजाज बना हुआ है, ऐसे में पोलिंग सेंटर तक सभी पोलिंग पार्टियों को पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का भी इंतजाम किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इसके लिए मुख्य सचिव के साथ ही एक महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश में पहले चरण के लिए 24 जुलाई को मतदान होना है, जबकि 28 जुलाई को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। सभी जो तैयारियां हैं वर्षा काल को देखते हुए और जो चार धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा आदि की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो आपदा के दृष्टिगत व्यवस्थाएं हों या अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं हों, वो पहले हमने राज्य स्तर पर उच्च स्तर पर एक बैठक करके मुख्य सचिव के साथ तभी सारी चीज़ें निर्धारित की हैं। और इसमें राज्य सरकार से हमने लिखा भी है कि आपदा के दृष्टिगत और सुरक्षा के दृष्टिगत जो भी आवश्यक संसाधन जिला निर्वाचन अधिकारियों का आवश्यकता है उनको उपलब्ध कराएंगे। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को हमने ये भी अनुरोध किया है, निर्देश दिए हैं कि वे एक आकस्मिक आपदा योजना भी निर्वाचन के दृष्टिगत बनाकर रखें। देहरादून के मालसी क्षेत्र में पुल की हालत बेहद खराब हो चुकी। करीब 70 साल पुराना ये पुल अब जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, जिससे लोगों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि पुल की तत्काल मरम्मत कराई जाए, ताकि महाराष्ट्र जैसी कोई बड़ी दुर्घटना यहां पर ना हो। साथ ही मंत्री ने नए डबल लेन पुल के लिए डीपीआर तैयार करने को भी कहा, जिसकी स्वीकृति के बाद शीघ्र लागत निर्धारित करके निर्माण शुरू कराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जनता की जानमाल की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मालसी जू के पास जो पुल है उस 75 साल पुराना एक पुल है और उसकी स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। और अब जब वो क्षतिग्रस्त हुआ तो मैं खुद मौके पर गया था। भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना न हो जैसी महाराष्ट्र में हुई थी और लोगों की जान माल की हानि हो, और साथ ही मुस्लिम को अंत हो जाए। मैंने अधिकारियों को निश्चित किया है जहाँ इसकी आप रिपेयरिंग करें वहीं एक डीपीआर इस नए पुल की जो कि डबल लेन हो और शीघ्र ही उसको स्वीकृत कराकर वहाँ पर एक नया पुल बनाया जाएगा, जिससे आने जाने वाले जनता को और टूरिस्ट को जो है कोई दिक्कत ना हो। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश में खनन को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में खनन माफिया राज है और सरकार की शह पर हर महीने करोड़ों रुपए की अवैध वसूली हो रही। पहले जो रेत बजरी 1 रुपए में मिलती थी उसकी कीमत अब 3 गुना हो गई है। गांव में लोग हर जगह घर बनाने के लिए जो रेत और बजरी लाते थे अब उनसे भी पूछताछ जारी है। ये सीधी लूट है। आ रहा है कि प्रदेश की जनता क्या खून चूस रही है। सरकार रेता बजरी तमाम कोरसैंड गिट्टी जितना भी पत्थर सारा सामान जो 1 रुपए में आता था वो 3 रुपए में आ रहा है। 3 गुना रॉयल्टी इस समय प्रदेश में लूट मची है।
छोटे छोटे लोग जो छोटे छोटे नालों से, छोटे छोटे नदियों से गांव के लोग, स्थानीय लोग अपना घर का निर्माण करते थे। बैलगाड़ी में, घोड़े में, खच्चर में रेता बजरी गिरे जाते थे सामान। उनसे भी जो माफिया तंत्र जिसके हाथ में पूरा उत्तराखंड का खनन दे दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो राजस्व तो 3 गुना आएगा ही, कई गुना आएगा। आप 1 रुपए की चीज 3 रुपए में बेचेंगे। सारे प्रदेश के अंदर इस समय खनन माफिया जिस प्रकार से काम कर रहा है, पूरे राज्य में करोड़ों करोड़ों रुपए का, कई सौ करोड़ रुपए का हर महीने अवैध वसूली खनन के नाम पर होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दी गई है और कहा कि उन्होंने राष्ट्र प्रथम की भावना को जगाया और भारत की एकता के लिए लड़ाई लड़ी है। वहीं देहरादून स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित भाजपा नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के फोटो पर माल्यार्पण किया है और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर मुखर्जी जी की आज जन्म जयंती है। देश की एकता अखंडता के लिए उनके बलिदान को देश कभी भूल नहीं सकता है। आने वाली पीढ़ी में उनके विचारों को हम प्रत्येक युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में कामयाब हों, सफल हों, इस भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष उनकी जयंती कार्यक्रम हो या 21 जून को उनका जो महानिर्वाण दिवस है उसको मनाने का विषय हो, अब इसको मनाते हैं। हम जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि के श्रद्धा के भाव के साथ खड़ा है। उसमें डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अपनी ओर से डॉक्टर श्यामा मुखर्जी के आज जन्म दिवस पर उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। लोहाघाट में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती को काफी धूमधाम से मनाया है। रविवार को भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष गिरीश कुंवर की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन लोहाघाट में हुए कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया है। नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक सच्चे देशभक्त थे। 6 जुलाई 1901 को उनका जन्म कोलकाता में हुआ था और कहा कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे पहले एक निशान एक विधान का नारा दिया था। कश्मीर से धारा 370 हटाने के नारे को बुलंद किया था। आज डॉक्टर मुखर्जी के पग चिन्हों पर चलकर भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। एक देश, दो निशान, दो विधान, दो प्रधान का ये जो नारा दिया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आज उन्हीं का जन्म दिवस पूरे धूमधाम से भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर मनाया गया। धारा 370 की जिन्होंने अलग जगाई थी और जिसका आज जीता जागता उदाहरण है, जो धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई थी, ये उन्हीं का नारा था। तो बड़े उत्साह से जिन्होंने पूरे देश को राष्ट्रवाद, एकात्मवाद का जो पहल की थी पूरे देश में, आज जिसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर खड़ी है। जनसंघ के संस्थापक ऐसे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूरे धूमधाम से हम सभी कार्यकर्ताओं ने जन्मदिवस मनाया। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे भाजपा के ही नहीं, देश के आदर्श रहे हैं। उन्होंने एक देश एक विधान एक संविधान के लिए अपनी जान न्यौछावर की। आज उन्हीं के जन्म जयंती के अवसर पर हमने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और उनको श्रद्धासुमन भी अर्पित किए और उनसे हमने सीख लिया। सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने
सीख ले रखी है कि भाई राष्ट्र के लिए जीना है पहले, फिर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जो भी कर सकते हो उसके लिए प्रयास हो, लेकिन राष्ट्र प्रथम। और हमने सच सच नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और नमन करते हैं सभी देशवासियों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बधाई देते हैं। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में घटती स्टूडेंट की संख्या और बढ़ता सरकारी बजट एक पहेली बन गया है, जिस पर विपक्षी दल भी सवालिया निशान उठा रहे। ऐसे में भाजपा प्रदेश संगठन भी इस बात से सहमत नजर आ रहा कि आज प्रदेश में सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी स्कूलों पर खास ध्यान देने की जरूरत अब महसूस होने लगी है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का इस पर कहना है कि उन्होंने खुद शिक्षा मंत्री से इस बारे में बातचीत की है और इसको लेकर कोई ठोस कार्य योजना बनाने की भी बात कही है। ऐसे में सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि भारी भरकम बजट खर्च होने के बाद भी आखिर सरकारी स्कूल बदहाल होते क्यों नजर आ रहे। निश्चित रूप से ये बात तो सत्य है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने की और पढ़ाने की जो मनोवृत्ति है वो घटी है, और हमारा जो अभिभावक है वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा पब्लिक स्कूलों में पढ़े, और पब्लिक स्कूलों में एडमिशन की बहुत मारामारी है। बहुत सारे पब्लिक स्कूल ऐसे हैं जहाँ की एडमिशन के लिए बहुत ऊंची ऊंची सिफारिश लगाने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाते। यह सुविधाओं के साथ साथ में ये एक मनोवृत्ति भी है, क्योंकि प्रत्येक माँ बाप ये चाहते हैं कि उसका बच्चा बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके, ऊंचे ऊंचे विद्यालयों में पढ़े, और वो पब्लिक स्कूलों को बड़ा विद्यालय, अच्छा विद्यालय मानने की जो मानसिकता हमारे लोगों में बनी है, यह भी इसका कारण है। और मुस्लिम समुदाय खासतौर पर शिया और सुन्नी इस दौरान शोक मनाते हैं। हालांकि शोक और गम का माहौल शिया समुदाय और अधिक गहराई से महसूस करता है। इस बार मुहर्रम के अवसर पर शिया समुदाय के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा। शिया समुदाय के लोगों का कहना है कि अयातुल्ला खामेनेई हमारे मजहब के बड़े रहनुमा है और उनकी प्रतिष्ठा भारत के शिया धर्मगुरुओं से भी ऊपर मानी जाती है। यही कारण है कि आज उनकी तस्वीरें हर शिया बस्ती, इमामबाड़े और ताजिए में नजर आ रही। लोग उन्हें आदर्श मानते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने की बात करते हैं। देखिएगा, ये हमारे आयतुल्ला खामनेई साहब जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, और ये हमारे धर्मगुरु भी हैं, और हम इन लोगों के इनके ही दिशा निर्देश पर चलेंगे, क्योंकि ये हक के साथ में हैं। मैं आलम इंसानियत के सबसे बड़े रहनुमा आज के वर्तमान समय में हमारे आयतुल्ला खामनेई साहब हैं, और इनका जो हमने तस्वीर लगाई हुई है, ये हमारे धर्म को प्रचार करने के लिए, और हमारा संविधान भी इस चीज़ को आज्ञा करता है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इसलिए हम इनके दिशा निर्देश और इनके बताए हुए शब्दों पे चलेंगे। बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया और अन्य मच्छर जनित बीमारियों से बचाव को लेकर ओएनजीसी ने देहरादून नगर निगम को 3 फॉगिंग मशीनें सौंपी हैं। इन मशीनों की मदद से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एंटी लार्वा केमिकल और फॉगिंग का छिड़काव किया जाएगा। देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि इससे बीमारियों की रोकथाम में बड़ी मदद मिलेगी और शहरवासियों को राहत भी मिलेगी। उन्होंने ओएनजीसी का आभार जताया है। तीन लोडर्स हैं ओएनजीसी ने निगम को दिए हैं। इन लोडर्स के माध्यम से हम जो है अपनी मशीनें भी और जो अपनी एंटी लार्वा जो हमारे केमिकल्स हैं उसका भी छिड़काव हम जगह जगह पे कर सकते हैं, ताकि बीमारियों से बचाव हो सके। और साथ ही साथ ये हमारे क्योंकि कई जगह काम आ सकती है, उनका साइज जो है वो छोटा है, तो ये हमारी गलियों में जाके और आगे भी अन्य कई प्रकार से निगम के कार्य आ सकते हैं।
उत्तराखंड के मसूरी से एक दिल दहलाने वाला एक हादसा सामने आया। दरअसल देहरादून मसूरी रोड पर गज्जी बैंड के पास से शनिवार को एक स्कूटी अनियंत्रित होकर पैराफिट से टकरा गई थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी के पीछे बैठी युवती अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। युवती के खाई में गिरते ही हंगामा मच गया। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। खाई से गंभीर रूप से घायल युवती को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां उसे मृत घोषित कर दिया था। घटना में मृतक युवती की पहचान प्रिया निवासी कोटगांव मूरी उत्तरकाशी के रूप में हुई है। वहीं स्कूटी चला रहा युवक हड़बाड़ी गांव मूरी का रहने वाला है। दोनों किसी निजी कार्य से देहरादून जा रहे थे। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में पीरपुरा गांव के पास हरिद्वार से जल लेकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे कुछ कांवड़ियों ने कार सवार एक विशेष समुदाय पर कांवड़ को टक्कर मारने का आरोप लगाया और जमकर मारपीट की है। इन कांवड़ियों के द्वारा सड़क पर विशेष समुदाय के साथ मारपीट करते हुए खुलेआम तांडव मचाया गया। इसके साथ ही कांवड़ियों के द्वारा विशेष समुदाय की कार में भी जबरदस्त तोड़फोड़ की गई है, जिसके बाद मंगलौर कोतवाली पर दोनों पक्षों के द्वारा जमकर हंगामा भी किया गया। कांवड़ियों के इस तांडव का सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ। मंगलौर कोतवाली के प्रभारी शांति कुमार गंगवार ने बातचीत में बताया कि कांवड़ खंडित करने का आरोप लगाकर मारपीट हुई है। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है और दोनों पक्ष अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए हैं। डोईवाला क्षेत्र सुशवा नदी के पास कुड़कावाला में स्थित एक क्रेशर में एक नाबालिग के फांसी लगाने की सूचना पर थाना डोईवाला से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंच गई थी, जहां जानकारी करने पर पता चला है कि वहां काम करने वाले 4 लड़कों के द्वारा कूड़ा बीनने वाली 2 लड़कियों को प्लॉट से छोटा मोटा लोहा उठाते रोक दिया गया था, जिसमें एक लड़की भाग गई थी और एक को उन्होंने रोक लिया था और उसे कमरे में बिठा दिया था। साथ ही उनके द्वारा पुलिस को भी कॉल किया गया। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही लड़की के द्वारा एक कमरे में फांसी लगा ली गई और वहां मौजूद लड़कों के द्वारा कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिससे कुछ फुटेज मिली है, जिसकी गहनता से जांच जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हमारे बच्चे के पता करते पता भी नहीं चलने दे रहे। पुलिस वाले के पेट हो रखे हैं सारे। पुलिस वाले भी नहीं बता रहे जब बच्चे का है नहीं। हमने सब कुछ पता कर इससे कलेक्टर बंद होना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए। बालिका के परिजनों को सूचित करने के पश्चात उसका पंचायतनामा भर दिया गया है और कल डॉक्टर के पैनल द्वारा बालिका का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसमें की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। अभी हमें कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने के बाद FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में टूरिज्म और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। पर्यटन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि देहरादून पहुंचे और वन विभाग उत्तराखंड अधिकारियों के साथ एक खास बैठक करके ऑपरेशन के सुझाव मांगे हैं। पर्यटन सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में आज वो देहरादून वन विभाग के साथ खास बैठक करने के लिए पहुंचे हुए थे। विभाग के साथ हुई इस बैठक में इको टूरिज्म संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस दौरान इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव भी दिए गए। राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य विकास की ओर बढ़ रहा और इसी कड़ी में इको टूरिज्म को और मजबूत किया जा रहा। मैंने भी इनको अपने सुझाव दिए हैं और मैंने इनसे कहा है कि आपको जो भी समस्या है आप उसको 1 सप्ताह के अंदर मुझे लिख के दीजिए और मैं उसको माननीय वन मंत्री जी के माध्यम से, माननीय प्रमुख सचिव के माध्यम से, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष लेके जाऊंगा और इन समस्याओं का निदान करवाऊंगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।